हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इससे पहले पहला पार्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप जाकर के पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ आप देखते हैं तो उसका अगला जो रूप है या अगला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले इसका पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इसमें आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप पेन और पेपर ले करके जरूर बैठेंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो का क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी डायमेंशंस पर क्वेश्चन बनेंगे, अन्य क्वेश्चंस, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ जो चार ऑप्शंस है उन चारों ऑप्शंस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सारे फैक्ट्स को भी मैं यहां पर डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पार्ट वाला में जो हेडिंग था ऑलरेडी हो चुका था, और दूसरा पार्ट में हमारा जो हेडिंग है स्वायत्त राज्यों का उदय, इससे संबंधित है। कहने का मतलब ना कि कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जो थे उस समय उदय हुए थे, उससे संबंधित जितने भी सवाल पहले के एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं इस सेगमेंट में। मतलब चैप्टर सेकंड में इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है, मतलब सीक्वेंस बताना है। और जो कूट दिया गया है ना उसकी सहायता से आपको क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। दूसरा है चतुर्थ मैसूर वार। चतुर्थ मैसूर वार जो था वो 1799 में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर भी कह सकते हैं, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, और टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है। क्लियर है, 1799 में। तीसरा जो ऑप्शन है वो है लाहौर की संधि। कब हुई थी? 1846 ईस्वी में, 1846 में। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार के से संबंधित है। क्लियर है, जो 1846 में हुआ था, लाहौर की संधि। और चौथा है ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि। ये कब हुई थी? 1818 में। ठीक है, 1818 में हुई थी। और ये से किससे संबंधित है? तो 25% देने की बात कही गई थी। किसके द्वारा? मेवाड़ के द्वारा। किसको? अंग्रेजों को। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका सही कालक्रम को अरेंज करिए सीक्वेंस में। तो देखिए, सबसे पहला क्या बोलेगा? अब तो यहां ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है वो बी सही है। दूसरा नंबर क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैच शुरुआत। कब हुआ था ये? 1799 में। तो पहले ये होगा, 1799 में चतुर्थ मैसूर वार हुआ था। उसके बाद बी के बाद ए जो अमृतसर की संधि थी वो 1809 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 9 के बाद कौन सा आएगा? 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर क्या है? 1818 में हुआ था। कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि। समझ गए होंगे। 25% देना था रेवेन्यू 5 सालों के लिए अंग्रेजों को। किसके द्वारा? मेवाड़ के द्वारा। और लास्ट में होगा आपका कौन सा? ये होगा 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? लाहौर की संधि, सबसे लास्ट में 1846 में हुआ था। तो 1846 सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे अंत में आएगा लाहौर की संधि और सबसे शुरू होगी अमृतसर की संधि। तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि 1809 में और लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। तो ये सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सवालों पर जब मैं इतना एनालिसिस करता हूं तो आप थोड़ा सा पैनिक नहीं होंगे। रीजन ये है कि ये सवालों का जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको उससे संबंधित और भी कभी कोई क्वेश्चन बने तो वो आप वहां पे टैकल कर सकें। दूसरा सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या है? शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4%, 2% और 1% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में मुक्त कर दिया था। यह है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? मुर्शिद कुली जफर खां ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। और तीसरा ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु
दस्तक विक्रय कर दी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से क्वेश्चन कौन कौन सा सही है? पहला वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है कि मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली जाफर खां पूरा नाम इसका था, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खां। ये इसने क्या किया था? कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लिए जाने की व्यवस्था कर दी थी। कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? दूसरा एक और ऑप्शन कौन सा होगा? तो एक और ऑप्शन होगा तीसरा नंबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी थी। क्या किया था ना? अंग्रेजवन जो है ये क्या किया था कि सीमा शुल्क का विक्रय कर दिया था इंडियन ट्रेडर को, इंडियन बिजनेसमैन को। क्लियर है? तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और केवल 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये विचार करिए वाला जितने सवाल हैं ना, ये आपको आईएएस में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बेस्ड। देखिए, पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ लड़े थे। तो आपको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर वार जो था, मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। यह हुआ था दूसरा कब? 1780 से 1784 तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। कैसे? 1768 से 1769 ईस्वी तक ये कौन चला था? प्रथम आंग्ल मैसूर वार। तो इसमें क्या हुआ था? मराठों और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। तो नहीं, ये गलत है। दूसरा भी क्या है? दूसरा जो था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, इसमें जो 1780 से लेकर 1784 तक चला था, मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है, साथ नहीं दिया था। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। होप सो कि आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन है कालानुक्रम का, मतलब सीक्वेंस बनाइए। पहला क्या है? नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 टू 1850 और आउटरम्स रिपोर्ट। ये तीनों का कालक्रम क्या होगा? तो ये तीनों का कालक्रम सीक्वेंस में बनाया हुआ। पहला नंबर में यही होगा, नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा जो है वो यही होगा, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स ऑफ 1849 टू 50 और आउटरन रिपोर्ट्स। ये तीसरा नंबर में आएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 2 3, यही सीक्वेंस इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करिए। सुमेलित करिएगा कहां? सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? दुर्लभ राय कौन था? बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष। ये सही है। दूसरा, दुर्लभ के बाद जगत सेठ जो था वो मुर्शिदाबाद बंगाल में था, वहां का एक सेठ था। ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है। मोहम्मद रजा खां जो था ना, वो बंगाल का दीवान था। और राजा सिताब राय, थोड़ा सा यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। मोहम्मद रजा खां ये कहां का था? ये था बंगाल का दीवान, बंगाल का दीवान। और सिताब राय, राजा सिताब राय, ये कहां का था? ये था बिहार का दीवान। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला सवाल को इसी तरह से, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर बनता है। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं है? यहां ऑप्शन देगा कूट वाला, तो देखो 3 और 4, 3 और 4 क्या सुमेलित नहीं है ना? तो 3 और 4 यानी कि कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां वही है, क्वेश्चन होगा और उसका रीजन होगा, स्टेटमेंट होगा और उसका रीजन होगा। समझो पहला तो कथन पर विचार करिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया था, स्वतंत्रता का वृक्ष ये लगाया था। और इसका रीजन है टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी। यस, तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ना, उसी का प्रभाव था स्वतंत्रता के वृक्ष, है ना। स्वतंत्रता के जो वृक्ष है, स्वतंत्रता के वृक्ष जो हैं वो किससे संबंधित है? वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी
क्रांति से। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि जो कथन दिया गया है ना और जो रीजन है वो दोनों क्या है, सही व्याख्या करता है। यानी कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है कि टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो रीजन है कि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत का गहरी छाप पड़ा था। ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित ध्यान में रखना होगा। तो राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, नहीं ये तो है ही नहीं है। मीर मदन जो है वो मीर जाफर का दीवान, ये भी गलत। और राजा दुर्लभ कहाँ का था? बिहार का, ये भी गलत। लेकिन जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये सही है। राजा दुर्लभ कहाँ का था? अभी ऊपर बताए ना। देखो राजा राय दुर्लभ जो था ना वो कहाँ का था? राय दुर्लभ न तो ये बंगाल का और न ही बिहार का। बिहार का कौन था? राजा सिताब राय था। और बंगाल का कौन था? मोहम्मद रजा खां था। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन जो है ना राय दुर्लभ वाला, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। तो ये सही हुआ कि जगत सेठ जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करिए, ठीक है, सुमेलन करिए। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। तो सही सुमेलित पूछा है ना, कौन एक सुमेलित है? सही। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, अंग्रेजों को बहुत मार मारा था ये हैदर अली, छक्के छुड़ा दिया था। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर समझने की जरूरत है, मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो जो प्रथम आंग्ल मैसूर वार था ना वो 1767 से लेकर 1769 तक, मतलब 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से लेकर के 1792 तक, और चौथा हुआ था 1799। श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू सुल्तान हार जाता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, और एक स्टेटमेंट भी देता है कि 100 दिन तक गिदड़ों की तरह, या कह सकते हैं कि 100 दिन तक गिदड़ की तरह मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही था कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ ये जरूर था कि वो चाहता था कि एक ही दिन शेर की तरह जिंदा रहने ज़्यादा अच्छा है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, वो टीपू सुल्तान से ही संबंधित है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार में ये स्टेटमेंट दिया गया था। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। चलो यहाँ पर सवाल बनता है कि कौन एक सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर वाला में क्या बताएं कि हैदर अली पराजित हुआ था? गलत। अंग्रेज पराजित हुए थे, अंग्रेज पराजित हुए थे। ठीक है, दूसरा में बोलता है द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये उल्टा हो गया। यहां पर अंग्रेज जो थे ना वो जीत गए थे और हैदर अली हारा था, यहां उल्टा। तो यहाँ उल्टा हो गया ना, ऊपर वाला से ये उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, तो दोनों गलत हो गया। तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, नहीं ये नहीं हुआ था। लेकिन देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये क्या हुआ था? इस युद्ध में हार गया था कौन? टीपू सुल्तान, और उसके बाद उसका जो राज्य था वो अंग्रेजों के अंदर में चला गया था। होप सो कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी जो है वो क्या है? ऑप्शन डी सही है, यानी सही सुमेलित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा मैं इरेज कर देता हूं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ देखने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उसके औसत वजन से सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखो आबिदी जो था 87 ग्रेन का था, सही है। बाकीरी जो था 43 ग्रेन का था, ये भी सही है। जाफरी जो है वो 20 ग्रेन का था, ये भी सही है। लेकिन काजमी जो था वो 8 ग्रेन का है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ध्यान में अब आप कमेंट करिए कि काजमी जो सिक्का था ना, जो किसके द्वारा चलाया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा, वो कितना ग्रेन का था? काजमी सिक्का का, काजमी जो चांदी का सिक्का था, काजमी चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का था?
कितने ग्रेन का? था क्वेश्चन मार्क, आप इसको कमेंट करिए, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी, कि ये जो है वो सुमेलित नहीं है, वो गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 इसको सुमेलित करिए। बोलता है पहला क्वेश्चन, मतलब सूची ए है और ये सूची बी है, तो हम ये ऐसे ही आपको समझा देते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में। उसके अलावा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था युद्ध? 1780 में, ठीक है। बोलता है कि कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ, प्रथम 1775 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? सही होगा। कि 1775 में क्या हुआ है? 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1838 में ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ मैं इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को इंक्लूड कर दिया हूँ, आप इसको देखेंगे और उसके बाद अगर मैच करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका सवाल इधर है और इसका ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, सूची बनाना है, घटना और उससे संबंधित व्यक्ति। तो कौन सा घटना और कौन सा व्यक्ति? प्रथम मैसूर युद्ध, और इसको कनेक्ट किया कर्नवालिस के साथ, द्वितीय मैसूर युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ, तृतीय मैसूर युद्ध वेलेस्ली के साथ, और चतुर्थ मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के साथ। और ठीक है, इसके अलावा एक पांचवा भी ऑप्शन है, यह है कर्नल स्मिथ। तो देखो, जो प्रथम मैसूर युद्ध था ना, उस समय कौन था? कर्नल स्मिथ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? कर्नल स्मिथ। तो ये पांचवा नंबर ऑप्शन है। तो देखो, तो ए के साथ पांचवा कौन कौन जा रहा है? इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो कट गया। चलो ये दोनों कट गया, 1 और 5। द्वितीय मैसूर युद्ध देखो, द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ये बी है, और द्वितीय में कौन था? हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। तो 2 के साथ 4 नंबर, 2 के साथ 4 नंबर कौन सा है? B4, यहाँ B4। चलो ये भी ऑप्शन सही है। तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय जो था ना वो किसके साथ था? ये था कर्नवालिस के समय में। तृतीय जो था वो कर्नवालिस। तो सी के साथ पहला, सी के साथ पहला, और यहाँ सी के साथ तीसरा। चलो ये सी कट गया, बचा ऑप्शन क्या? ए, यानी कि ऑप्शन ये सही है। और इसके अलावा देखिए, इस डी जो था ना, चतुर्थ मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध जो था वो वेलेस्ली के टाइम में, इसको भी लिख देते हैं, वेलेस्ली। तो एक बार फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कर्नल स्मिथ से संबंधित है, द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, तृतीय मैसूर युद्ध ये लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है, और चतुर्थ मैसूर युद्ध ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। समझ में आ गया? आप यहाँ कनेक्ट करिए, कॉपी पेन और पेपर लेके बैठे हुए होंगे तो उसको आप मैच करवाइए या उसको सामने लिख दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कुछ बात यहाँ पर है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका जो प्राथमिक कारण था, क्या मद्रास का ब्रिटिश क्षेत्रों का टापू पर आक्रमण? गलत। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर, हाँ, जबरदस्ती ये क्या किया गया था ना, अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान जो था वो आक्रामक हो रहा था, और उसकी शक्ति को दबाने के लिए उसने क्या किया था? अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था। तो यही तत्कालिक कारण या प्राथमिक कारण बना था। अंग्रेज के सहयोगी हैदराबाद का टीपू पर आक्रमण नहीं, टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य संबंध, ये भी नहीं। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा कि टीपू सुल्तान की शक्ति को खत्म करने के लिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में सीधे सीधे अंग्रेजों के द्वारा अटैक कर दिया गया था। और कब हुआ था वो? 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 100 दिन गिद्धड़ों की तरह जिंदा रहने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जिंदा रहना। यह स्टेटमेंट किसका है? यह है टीपू सुल्तान का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अली मर्दान खां बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की थी।
अली मर्दान खां, नहीं ये नहीं किया था, ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा। देखिए दूसरा, महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, हाँ ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी सही है। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड को ध्यान में रखिएगा, मैथ पढ़ते होंगे तो वहाँ यूक्लिड आएंगे। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। यानी कि बी, सी और डी तीनों सही है और ए गलत है। यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, नीचे वाला तीनों पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हुआ था, पर अली मर्दान खां का संबंध दिखेगा नहीं राजस्व के पद्धति से, है ना। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कौन सा? तो देखो, उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे, हाँ ये उस समय ऐसा शासक था ना, तोप का इस्तेमाल कर रहा था, साथ ही साथ कूटनीतिज्ञ एम्बेसी सेटअप कर रहा था, जिसको कहते हैं क्या, वहाँ राजदूत अपना भेजा था। नेक्स्ट है, उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, तो ये भी सही है, टीपू सुल्तान किया था। उसने राज दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, हाँ ये भी सही है। और उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, नहीं भाई बनाई थी, यानी कि ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, गलत, ये सत्य नहीं है। हाँ ये सत्य नहीं बनाई थी, बोला ना, बनाई थी उसने सामुद्रिक सेना। टीपू ने सामुद्रिक सेना बनाई थी। समुद्र के किनारे जो राज्य रहेगा और सामुद्रिक सेना नहीं रहेगा तो हार जाएगा ना भाई। सामुद्रिक सेना बनाई थी, ये सही था, पर वहां लिख दिया नहीं बनाई थी, इसीलिए सत्य ये नहीं है। होप सो कि आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाब का प्रथम राजधानी, तो अवध का जो राजधानी था ना वो था फैजाबाद। फैजाबाद कौन सी? इनिशियल प्रारंभिक राजधानी, या कह सकते हैं प्रथम राजधानी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अवध का प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद। नेक्स्ट देखो, अहमद शाह ने 1784 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर बनाया था, साम्राज्य का वजीर बनाया था, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन? मतलब अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक था सदात खान बुरहानुल मुल्क, पूरा नाम था इसका, बुरहान उल मुल्क। किसका संस्थापक था? अवध का। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? नहीं था, कौन नहीं था? स्लीमेन नहीं था। स्लीमेन जो था ऑप्शन डी, ये नहीं चाहता था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाए, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए। चलो ये भी समझ में आ गया होगा, ध्यान रख लेना। स्लीमेन के बारे में याद रख लेना, कौन? स्लीमेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक दूतावास, अभी बोले थे ना दूतावास कौन है, सीधा जान लेना, दूतावास टीपू सुल्तान, यानी विदेशों में दूतावास, इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है टीपू सुल्तान से, टीपू सुल्तान, ठीक है। आधुनिक पद्धति से क्या क्या था, ये दूतावास खोला था। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के रूप में कार्य करता था? तो ये अवध। पता है क्यों? क्योंकि ये अपना लिया था, अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया था दुधारू गाय के रूप में। दुधारू गाय का मतलब समझ में आता है, डेली गाय क्या करती है, दूध देती है, उसे ये सब पैसा कमाता था, पैसा अर्न करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉर्ड वेलेस्ली
लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ हुए युद्ध जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, आंग्ल मराठा, ठीक है, युद्ध। और इसमें टीपू वर्सेस जनरल हैरिस, जनरल हैरिस, ये क्या किया था? ये अंग्रेजों की तरफ से ये क्या था? कमान संभाला, कमांडर था, ठीक है। उधर से अंग्रेज के जो कमांडर थे वो कौन थे? जनरल हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर में, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली, इसके स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? तो वाडियार वंश का विरोध। प्रजा मित्र मंडली, प्रजा मित्र मंडली का संबंध जो है वो किससे है? अब वाडियार वंश के बारे में अभी आगे बताएंगे। वाडियार वंश का विरोध, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेंडूर, लुंड, केनरा और गुहा किस शासक के काल से संबंधित है? ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली के द्वारा क्या किया गया था? ये जीता गया था। हैदर अली इसको जीत लिया था। हैदर अली किसको? तो बेडनूर को, इसके अलावे लुंड को, इसके अलावे केनरा को और गुहा को क्या किया था? हैदर अली जीत लिया था। चलो ये सारे को कनेक्ट करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप इससे आप कनेक्ट करके और उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सवाल कैसा बन सकता है। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा है, ये तो सवाल आप जानते होंगे। कहाँ था टीपू सुल्तान का? श्रीरंगपट्टनम। यही ना संधि हुआ था 1799 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया था। चलो, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका ऑप्शन ऊपर में तो वही वाला बताए ना, श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से प्रथम मैसूर युद्ध जो था ना, प्रथम मैसूर युद्ध का संबंध है मद्रास की संधि से, ठीक है, संधि। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर कब से कब चला था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक, ये भी याद रख लेना। इसमें क्या हुआ था? हैदर अली था, वो मतलब अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया था। चलो यहाँ सवाल क्या बना था? कौन विजयी हुआ था, है ना, पहले भी बताया। कौन विजयी हुआ? बी नंबर, हैदर अली विजयी हुआ था। हैदर अली किसमें? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो चला था 1767 से लेकर के 1769 तक। चलो होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां हराया था? तो पालीपुर में। टीपू सुल्तान जो था 1780 से लेकर के 1784 के बीच में कौन सा वार हुआ था? और ठीक है, और इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? ये अंग्रेजों को, ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? तो पालीपुर में। ये सवाल भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799, ऑप्शन बी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है। आगे देखो, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था चतुर्थ में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का सवाल कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है, वही सवाल है, आंसर भी वही है, बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था सर आयरकुट, सर आयरकुट, ठीक है। सर आयरकुट जो था वो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किस इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? कौन खंडन किया है? तो ये किया है पी.ई. रॉबर्ट्स, पी.ई. रॉबर्ट्स,
ये क्या किया, खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक क्या था, कट्टरपंथी था। चलो तो ऑप्शन इसका सी सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नेतृत्व किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था? तो ये था आयरकुट। आयरकुट जो था वो हैदर अली को क्या किया था, पोर्टो नोवा के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आयरकुट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो किसको नहीं दिया गया था? तो अब्दुल खालिक को और मुइजुद्दीन को दिया गया था और फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। तो देखो ये दोनों बेटा लोग को दिया था, ये अब्दुल खालिक, नाम भी याद रख लेना, सवाल बन जाता है। और दूसरा मुइजुद्दीन, ये दोनों जो था ना, जब हारा था ना, तो श्रीरंगपट्टनम के जो समझौता था उसके तहत अंग्रेजों को दिया गया था। और किसको नहीं दिया गया था? तो वो फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे आओ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वो है टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। हालांकि ये फोर्थ वाला में जाके मर गया था, संधि तो नहीं हो पाया था, मर गया था। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। पूरब किसको कहा जाता था? अंग्रेज लोग वेस्ट में थे, हमारा जो इंडिया था वो ईस्ट में था। तो उनका स्टेटमेंट क्या होता था कि पूरब का जो साम्राज्य है, माने ईस्ट का जो साम्राज्य है, एम्पायर है, वो हमारे पैरों पर है। ठीक है, क्या बोला था, कौन बोला था स्टेटमेंट, और किससे संबंधित है? ये है चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से। क्यों? क्योंकि ये जो 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया ना, तो सबसे बड़ा सर दर्द था टीपू सुल्तान। हैदर अली इसके फादर तो थे ही, टीपू सुल्तान भी खतरनाक लड़ा था। क्लियर है? देखो तो होप सो आपको ये भी समझ में आएगा। चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही होगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है ये स्टेटमेंट कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। नेक्स्ट देखो, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? अब भारत हमारा है, ये किया गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी ऊपर भी वही है ना, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। उसी में बोला गया था कि भारत अब हमारा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, क्योंकि अंग्रेजों को ये क्या किया था, परेशान कर दिया था टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों मिलकर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 1767 से लेकर के 1769 के बीच में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय त्रिशक्ति संधि, क्लियर, त्रिशक्ति संधि, इनमें से कौन निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हुआ था? तो कौन नहीं हुआ था? अंग्रेज थे, निजाम हैदराबाद का था और मराठा था। ट्रावनकोर का जो राजा था ना, ये नहीं था, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो 39 सवाल में, कर्नावलिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें ये थे। तो कर्नावलिस ना अपने साथ 3 गो को मिलाया था। किसको मिलाया था? अंग्रेज को मिलाया। अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे थे, ये तीनों को एक साथ किया था कर्नावलिस। कर्नावलिस जो था वो तीनों को अपने साथ करके और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में टीपू सुल्तान, कर्नावलिस किसके अगेंस्ट में? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। ये तीनों को, अंग्रेज को, सॉरी निजाम को, मराठे, ये तीनों मिलकर के भिड़ गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय, अभी ऊपर आया ना, तो कौन था? कर्नावलिस कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। कर्नावलिस जो था ना, वो क्या किया था? टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ को बनाया था। आगे देखो, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में कई मायने में आगे था। क्योंकि क्या रीजन था कई मायने में? तो वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय विशक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था, हाँ जानता था, और संकट उत्पन्न भी किया था। दूसरा,
सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। ये भी जानता था कि अगर हमारा आर्थिक सिचुएशन सब मजबूत रहेगा, सैनिक मजबूत रहेगा तो अंग्रेज को हम यहाँ से भगा देंगे। ये भी जानता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को समझता था। ये भी समझता था। यानी उपयुक्त में से तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि टीपू सुल्तान जो था अपने समकालीन समय में इन सभी चीज़ों को एनालाइज किया और अंग्रेजों पर अप्लाई भी किया। ठीक है, हालांकि परेशान किया लेकिन लास्ट में मारा गया था। इनको कोई सहायता नहीं किया इसीलिए, नहीं तो उस समय अंग्रेज को और परेशानी होती। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष का संबंध, स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। आप कमेंट बताइए। अभी हम ऊपर बता चुके कि स्वतंत्रता का वृक्ष का संबंध किस विद्रोह से था, या क्या कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन से था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष जैसे फ्रेंच था, रशियन था, अमेरिकन था, किससे संबंधित था? आप कमेंट करो। पहले बता चुके हैं, अगर आप पहले देखे हैं तो ठीक है, आप यहाँ तुरंत कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ समझिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे से सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? तो रूहेला नहीं था। मराठा तो जानते हैं था, बरार था और निजाम भी था। कौन सम्मिलित नहीं था ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में? तो रूहेला नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूहेला। रूहेला जो था वो नहीं था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान ने क्या किया था? पेरिस में राजदूत भेजा था। हाँ भेजा था। निजाम तथा मराठे से सहायता प्राप्त की थी? नहीं मिल पाया था। अंग्रेजों को अपने राज्य से कोई भाग नहीं दिया था, कोई भाग्य नहीं दिया था, और एक हत्यारे के रूप में एक हत्यारे के द्वारा मारा गया था। देखो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है? गलत है। टीपू सुल्तान ने पेरिस में क्या भेजा था? राजदूत भेजा था। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? हैदर अली और मैसूर राज ये कब हुआ? तो 1761 में। हैदर अली मैसूर राज्य को क्या कहता है? ये अपना लिया था या उसको अपने अंडर में कर लिया था। चलो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। देखो मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ना आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, हमको रिकमेंड नहीं करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ हमसे हो रही है, कौन कौन से फॉल्ट को हम सुधारें, तब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना द बेस्ट दूँ, लेकिन हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गलतियाँ हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। ठीक है, पर आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि यहाँ पर ये मिस्टेक्स हैं, आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है। चलो मैं लेकिन कोशिश करूँगा कि एरर ना हो। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि किसके आग्रह पर हुआ था? तो लॉर्ड मैकार्टन के। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉर्ड मैकार्टन, और यहाँ पर मंगलौर की संधि। ठीक है, लॉर्ड मैकार्टन से संबंधित है मंगलौर की संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 47 है, निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो यह है तृतीय, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इससे कौन संबंधित है? कर्णावली से। साहब कहाँ गए? साहब नहीं बोलेंगे गधेड़ों को, कर्णावलिश वालिश। ठीक है, तो ये याद रख लेना। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध है कर्णावली से। नेक्स्ट देखो, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ से थे? ये थे हमारे लाहौर वाले रीजन में थे। तो क्या सवाल है? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो ये था हमारा ऑप्शन सी सही है, लाहौर, है ना। राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी लाहौर, लाहौर थी। किसका? महाराजा रणजीत सिंह। सुकरचकिया मिसल से संबंधित, ठीक है। चलो पंजाब वाला रीजन में रणजीत सिंह किस मिसल, अरे आ गया देखो, सुकरचकिया मिसल, है ना। रणजीत सिंह का संबंध जो था, रणजीत सिंह का, ये सवाल अक्सर आता है इसीलिए हम आपको बताएं, ये सब तो आपको जानते होंगे। इसका संबंध था सुकरचकिया मिसल थे। आप एक कमेंट और कर सकते हैं कि कितने मिसलों में विभाजित था वहाँ का रीजन? सुकरचकिया मिसल, ठीक है, सुकरचकिया मिसल से संबंधित था। नेक्स्ट देखो, रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? किसे किया था? तो देखो, इसका एक दोस्त था शाह शुजा। तो कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा याद रख लेना, रणजीत सिंह को मिला, रणजीत सिंह को मिला किससे? शाह शुजा थे से, इसका दोस्त था शाह शुजा से। चलो नेक्स्ट देखो, रणजीत सिंह अंग्रेजों से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? रणजीत सिंह अंग्रेजों से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वे संधि से बंधे थे? नहीं। सरदारों द्वारा संघर्ष से बचने की सलाह? नहीं। अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण से वे संघर्ष से बचना चाहते थे। ये ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह सैन्य संघर्ष से नहीं करना चाहते थे। हालांकि जब तक रणजीत सिंह, एक यहाँ पर यही वाला मेन ऑप्शन होगा कि संघर्ष से बचना क्यों चाहते थे, इनकी थोड़ी सी जो सैन्य शक्ति थी ना, वो कमजोर थी। सैन्य शक्ति रणजीत सिंह की कमजोर थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अमृतसर की संधि किसके काल में हुई थी? तो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज वर्सेस रणजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। और देखो यहाँ भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। किनका स्टेटमेंट है ये? महाराजा रणजीत सिंह की। नेक्स्ट देखो, रणजीत सिंह के संबंध में सम्मिलित राज्य में सम्मिलित था कौन कौन था? दिल्ली नहीं था, काबुल नहीं था, मकरान नहीं था, श्रीनगर था, ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम जो दिलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा क्या नाम था? राजा दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है। होप सो कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था? तो ये 1849 में हुआ था। 1849 में, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब को या पंजाब के सिख राज्य को अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट देखो, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। कौन थे? खड़ग सिंह। किसके उत्तराधिकारी? महाराजा रणजीत सिंह के। खड़ग सिंह के बारे में कहानी पहले पढ़े होंगे, होप सो, कि घोड़ा चुरा करके भागने वाला। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री जो था वो था दीनानाथ। दीनानाथ ये कौन था? ये था वित्त मंत्री। किसका? रणजीत सिंह का। तो आप इस तरह से अगर सवाल को करेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि दीनानाथ का संबंध वित्त मंत्री था रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में। इतना एक की पॉइंट के जैसा लिख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। द्वितीय सिख युद्ध, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय सिख युद्ध जो था वो कहाँ हुआ था?
गुजरात में। नेक्स्ट देखो, राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की, जिससे उसने सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो देखो पहले समझ लेना, 1809 ये हुआ है अमृतसर की संधि, ठीक है, रणजीत सिंह होंगे ही, और ये था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यार हो सकता है कि आप लोग को ना मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा जैसा लग रहा होगा, पर माफ़ करना, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में थोड़ा हो रहा है खराब राइटिंग। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ये जो एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया था, तो जब 1809 में क्या हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी, उसमें एक सिख सैनिक जो था ना वो क्या बोल दिया था कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे, तो ये थे गुलाब सिंह। कौन से डोगरा, तो गुलाब सिंह जो था ना, गुलाब सिंह, ये गुलाब सिंह डोगरा जो था ये किसका समर्थक था, रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह का। अब यहाँ से एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, रंजीत सिंह का जो बेटा था उनका नाम क्या था, शेर सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे, तो ये प्रधान शत्रु थे सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला के शत्रु। ये नाम याद रख लीजिएगा, बार बार ये लोग का नाम आएगा। कौन कौन, राजबल्लभ, घसीटी बेगम, मौसी लोग भी लड़ती थी, ठीक है, बेगम, शौकत जंग, मौसेरा भाई, ये तीनों क्या थे, प्रधान शत्रु थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी, तो ये मोहम्मद शाह जो था ना, यानी फतेह चंद ही कौन है, जगत सेठ है। तो जगत सेठ का उपाधि जो था इसको कौन दिया था, ये दिया था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो फतेह चंद को, मोहम्मद शाह जो था वो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी, और ये मुर्शिदाबाद का क्या था, एक सेठ था। नेक्स्ट देखो, 18वीं शताब्दी में बंगाल को के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था, तो वो था सरफराज खां। ये क्या किया था, कम कर दिया था। किसको देने वाला पैसा, जो मुगलों को दिया जाता था, ठीक है, मुगल दरबार में जो जाता था ना उसका पैसा ये कम करा दिया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सवाल है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो बंगाल की नवाब मुर्शिदाबाद थी। राजधानी बंगाल का राजधानी कहाँ, मुर्शिदाबाद थी। कब, 18वीं सेंचुरी में, याद रख लेना। अब ऐसा नहीं कि कुछ और समझ लेना, 18वीं सेंचुरी। चलो नेक्स्ट देखो, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था रामनारायण की हत्या, नहीं, राजधानी का मुंगेर में स्थानांतरण क्या कारण था, नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं था। इसके अलावा है कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उल्लंघन, तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े, हाँ ये वाला था, कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उल्लंघन। ये लोग बेच देता था क्या, अंग्रेजों को जो दिया गया था ना वो व्यापार का जो राइट वो बेच देता था भारतीय व्यापारियों को, वही वाला प्रॉब्लम के कारण से मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पंगा हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब का पद को बनाए रखा, क्यों बनाए रखा, क्योंकि सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई। हाँ ठीक है, बंगाल में था कौन सा व्यवस्था, नवाब का व्यवस्था, नवाब का पद था, तो उससे क्या हुआ था, नवाब रहते हुए भी उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया था।
इसीलिए वे लोग सोचते थे कि ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, इसीलिए उसको बनाए रखा। नवाबी बना के रखा था, बोला रहो। और वैसे भी इसको प्रॉब्लम क्या था, बाकी सारा जो प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन तो ये लोग खुद करता था, अंग्रेज लोग। प्रॉब्लम होता था उसको सॉर्ट आउट कर देता था, नवाब रहे ना रहे उससे कोई फर्क इन लोग को नहीं पड़ता था। नेक्स्ट देखो, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कब मोड़ आया था? सने सने माने धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। हाँ ये सही है। मीर जाफर के शासनकाल में क्या हुआ था? अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, और वो क्या था कि धीरे धीरे नवाब का जो अधिकार है वो समाप्त करने लग गया था अंग्रेज लोग। ऑप्शन ए सही होगा। कलकत्ता को किसने बचाया था? तो कलकत्ता का चौरनक कहाँ गया? जॉब चौरनक। चलो एक सवाल आप लोग के लिए, जो कलकत्ता था ना, किसको किसको मिला करके बना था? 2-3 एरिया था, बताओ। कलकत्ता जो बनाया गया था जॉब चौरनक के द्वारा, वो किसको किसको मिला करके? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चलो ये तो आ गया, जॉब चौरनक। कहाँ गया? बी। जॉब चौरनक जो था वो कलकत्ता का संस्थापक था। चलो नेक्स्ट, बुरहान उल मुल्क या निजाम उल मुल्क, नहीं निजाम उल मुल्क है, बुरहान उल मुल्क नहीं। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ये किया था हैदराबाद को। हैदराबाद को निजाम उल मुल्क बसाया था, या कह सकते हैं स्थापना किया था। ठीक है, यहां भी एक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो उन्होंने 18वीं शताब्दी है, फ्रांसीसियों के सफल नहीं होने का, तो उन्होंने चंदा साहब के मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की। डुप्ले को निर्णायक युद्ध के समय वापस बुला लिया गया था। उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए, या उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल नहीं होने के कारण एक कौन था? उनकी जो व्यापार थी वो फ्रांसीसी सरकार से संबंधित थी। मतलब कोई भी डिसीजन लेना रहता था ना, तो फ्रांसीसी सरकार जो थी वो डिसाइड करती थी, तब यहाँ पर मैटर को सॉल्व किया जाता था। उसके पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे? यहाँ धुलाई कर देते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में क्या क्या सवाल बना हुआ है पहले से, वो देखते हैं। बोलता है कौन सा युग में सही सुमेलित है? 1769 से 1767 से 1769, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। मराठा कहाँ से लड़ाई लड़ रहा है यार उस समय अंग्रेजों के बीच में? 67 से 69 के बीच में अभी ऊपर पढ़े ना, क्या कहाँ से कहाँ था? 1790 से लेके 1792 तक तृतीय, तो हाँ ये वाला सही है। 1790 से लेकर के 1792 तक ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, और याद रखिएगा सेकेंड नहीं थर्ड वाला, और थर्ड के बाद जो फोर्थ था ना वो था 1799 में। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वो क्या सही है। इसके अलावे 1824 से लेकर के 1826 तक चला था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था वो 1824 से लेकर के 1826 तक चला था। ये दोनों सही है, यानी बी और सी ये दोनों सही है। तो बी और सी सही है का मतलब हुआ ये डी नंबर, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो कौन सा था? वेलेस्ली की मराठा शक्ति के नष्ट कर देने की इच्छा? नहीं, ये नहीं था। मराठा जो थे आपसी संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप? हाँ ये था। मराठा जब कुछ कर रहे थे ना, उसमें अंग्रेज लोग जा करके क्या कर रहे थे? इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सलबाई की संधि किसकी समाप्ति हुई? सलबाई की संधि से। तो सलबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसकी समाप्ति हुई थी। सलबाई की समाप्ति हुई साल
बाई की संधि से। कौन सा? सालबाई की संधि से कौन सा वार जो था वो समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट देखो, मराठों के साथ होने वाली किस संधि के को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो एक हुआ था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कौन किया था पता है? हेस्टिंग्स किया था, हेस्टिंग्स। और इसको मानता था खाली कि कागज का टुकड़ा हुआ है और कुछ नहीं, मतलब कागज का टुकड़ा के जैसा इसको ट्रीट करता था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा लोगों। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कौन किया था? मराठा। ठीक है, संपन्न थे ना। नेक्स्ट देखो, 13 जून 1817 को पुणे की संधि, ठीक है, किसने हस्ताक्षर किया था? तो बाजीराव सेकंड। पहले देखो पूना की संधि कब हुई थी? 13 जून 1817 को। और कौन साइन किया था? बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट देखो, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें और सही कालानुक्रम को पता करें। पहले कौन सा होगा? तो देखो, सबसे पहले जो था ना वो होगा बसीन की संधि। बसीन की संधि पहला। दूसरा होगा बसीन की संधि के बाद होगा आपका देवगांव की संधि। देवगांव की संधि, अरे भाई संधि इधर से होता है। तीसरा में तो बचा कौन? अर्जुन गांव की संधि। ये होगा अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले बसीन की संधि, फिर देवगांव की संधि और फिर अर्जुन गांव की संधि, यही सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट देखो, वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? उसके मरणोपरांत पेशवा पद समाप्त करने पर? नहीं। गुप्त रूप से 15 लाख रुपये प्राप्त करने पर, होने पर? नहीं, ये भी नहीं। उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार, हाँ ये वाला। वेलेजली जो था वो पेशवा बाजीराव को द्वितीय को उसकी सहायक संधि स्वीकार करने के शर्त पर मदद किया था। यानी कि पेशवा बाजीराव सेकंड को कौन मदद किया था? वेलेजली। क्यों मदद किया था? तो वेलेजली ये चाहता था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो क्या करें? वो सहायक संधि को एक्सेप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो कौन कौन सा था? नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था? हाँ। काहे मना कर दिया भाई? तो नाना साहब जो था ना वो बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, इसीलिए बोला नहीं देंगे। दूसरा है कि नाना साहब ने अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ की थी? नहीं, ये तो कहाँ किया था। पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, हाँ ये भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, कि जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के ओरिजिनल लड़का नहीं थे, और दूसरा जो था पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं होने के कारण से जो सालाना 18 ये था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पैसा जो दिया जाने वाला था ना 8 लाख रुपया सालाना वाला, वो क्या किया था? नामंजूर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठों अपनी स्वतंत्रता में सचमुच वंचित हो गए थे? कौन सा संधि था? तो ये बसीन की संधि था। बसीन की संधि से मराठे जो थे ना वो पंगु हो गए थे, मराठे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए थे। नेक्स्ट देखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन लड़ा था? हेस्टिंग्स लड़ा था। कौन लड़ा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स लड़ा था। हेस्टिंग्स लड़ा था। कौन सा युद्ध? तो थर्ड एंग्लो मराठा
वॉर, आंग्ल मराठा वॉर लड़ा था कौन? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कौन लड़ा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो कौन सा संधि था? वो था सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा वॉर जो था वो सालबाई की संधि के साथ ही क्या हुआ था? खत्म हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। चलो नेक्स्ट देखो, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? कौन सा परिणाम था? ब्रिटिश द्वारा युद्ध जीते गए? नहीं। मराठा युद्ध जीत गए? नहीं। तो क्या हुआ? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी? नहीं। तो 1775 से लेकर के 1782 के बीच में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसमें कोई भी पक्ष जीता नहीं था। होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा नहीं, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन डी सही होगा कि सुमेलित ये नहीं है। ये ऊपर वाले तीनों, हेक्टर मुनरो का संबंध है बक्सर के युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध है आंग्ल मराठा आंग्ल नेपाल युद्ध से, और लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो था ना वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो अगले पार्ट में आएगा। आप इस वीडियो में थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, और आपका जो रिकमेंडेशंस हैं उसका मैं वेलकम करूंगा और उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जितने भी प्रीवियस में सारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिए जा रहे हैं आप ज़रा उस पर भी ध्यान रखें। आप लोगों का कोई व्यूज़ सही से नहीं आ रहा है तो मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, तो परिणाम ये होगा ना कि वीडियो थोड़ा स्लो जाने लगेगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ और उतना कम से कम आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।